नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रथ यात्रा मेले के दूसरे दिन प्रभु का रथ खींचा गया। प्रभु जगन्नाथ का दर्शन कर भक्त हुए निहाल। कैंट रेलवे स्टेशन पर प्रेमिका से शादी के लिए फर्जी टीटी बना बीटेक युवक हुआ गिरफ्तार। सलारपुर में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिवार ने हत्या का लगाया आरोप। और वाराणसी में चेन स्नैचिंग करने वाले 2 शातिर लुटेरे पुलिस मुठभेड़ में हुए गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। रथ यात्रा मेले के दूसरे दिन प्रभु का रथ खींचा गया। प्रभु जगन्नाथ का दर्शन कर भक्त निहाल हो उठे। धार्मिक नगरी वाराणसी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विधि विधान के साथ शुरू हो चुकी है। पुरी की तर्ज पर निकाली जाने वाली इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र चांदी के भव्य रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। खास बात यह है कि रथ पूरी तरह चांदी का बना है और भगवान की मूर्तियां सोने की हैं। शनिवार को मेले का दूसरा दिन रहा, जिसमें भक्त और आश्रम के स्वामी मिलकर भगवान के रथ को अपने हाथों से खींचते हैं। भक्ति और श्रद्धा में डूबे जय जयकारों और भक्ति भजन के साथ रथ यात्रा में भक्त शामिल हो रहे हैं। वाराणसी की ये रथ यात्रा अपनी शांति और भव्यता के लिए जानी जाती है, जो भक्तों को पूरी की रथ यात्रा का आभास कराती है। रथ यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों का कहना है कि आयोजन उन्हें आध्यात्मिक सुकून और धन्यता का अनुभव कराता है। भक्तों की भारी भीड़ इस दौरान वाराणसी के रास्तों पर उमड़ रही है और सभी भगवान जगन्नाथ के दर्शन और रथ खींचने के सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित हैं। कैंट रेलवे स्टेशन पर प्रेमिका से शादी के लिए फर्जी टीटी बना बीटेक युवक गिरफ्तार हुआ। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो खुद को टीटी बताकर यात्रियों से अवैध वसूली कर रहा था। आरोपी की पहचान आदर्श जायसवाल के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले का निवासी है और बीटेक पास है। चौंकाने वाली बात यह है कि आदर्श रेलवे का कर्मचारी नहीं है, लेकिन वो वर्दी पहनकर ट्रेनों और प्लेटफॉर्मों पर टिकट चेकिंग के नाम पर यात्रियों में पैसे वसूलता था। यहां तक कि फर्जी टिकट भी बनाता था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने ये सब अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए किया। लड़की के परिवार वालों ने शादी की शर्त सरकारी नौकरी रखी थी और इसी दबाव में आदर्श ने खुद को फर्जी टीटी बनाकर पेश किया। जीआरपी और आरपीएफ को जब उसकी गतिविधियों पर शक हुआ तो उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी में रेलवे की फर्जी आईडी, वर्दी और नकली टिकट भी बरामद हुए। फिलहाल आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक नकली टीटी बनकर के व्यक्ति यहाँ पर फर्जी टिकट बनाकर लोगों को भ्रमित करके फर्जी टिकट बना रहा था। उस व्यक्ति ने दिनांक 17/6/25 को एक ज्योति नाम की महिला को एक फर्जी टिकट बनाया था। जिस ट्रेन में उसने जिस ट्रेन का बनाया था उस ट्रेन में वो वाला कोच नहीं था जिसका उसने टिकट बनाया था।
जिसके संबंध में उस महिला के भाई ने आरपीएफ पोस्ट में एक एप्लीकेशन दी थी और कल दिनांक 26/6/25 को भी वो आया था और एक दिनेश कुमार नाम के व्यक्ति को भी ऐसे ही टिकट बनाया। जब उसने उसका पीएनआर चेक किया तो पीएनआर फर्जी था, जिसकी सूचना मिली। सूचना के आधार पर उसका वेरीफाई करवाया गया सीटीआई से, उसमें फर्जी निकला। उसके बारे में जब उससे पूछताछ की गई तो बताया कि मार्च 2025 में उसने अपने गांव पटेहरा, थाना अतरैला, जनपद रीवा, मध्य प्रदेश से अपने गांव से एक साइबर कैफ़े से फर्जी ये आईडी बनवाया था, जिसके संबंध में वो टीटी बन करके ऐसे लोगों को ठग रहा था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 170/25 पंजीकृत किया गया है तथा विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या साइबर बनने की वजह क्या थी, क्यों टीटी बना, क्या बताना? अब उसके बताने के अनुसार ये निकल के सामने आया है कि वो एक लड़की से प्यार करता था और उसने अपने घर वालों को बताया कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, जिस पर घर वालों ने बताया कि बिना नौकरी किए मैं आपकी शादी किसी से नहीं करूँगा, जिस पर उसने ये रास्ता अपनाया। इससे पूर्व की तरह भी अपराधी की पृष्ठभूमि वाली गिरफ्तारी हो चुकी है या कहीं जेल जा चुका है अपराधी? इसके संबंध में जांच की जा रही है। क्या उस साइबर जिस जगह से बनवाया था, क्या उस पर कार्रवाई होगी? अगर वो देखते हैं दोषी होगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सलारपुर में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। वाराणसी में महिला ने कमरे में पंखे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के सलारपुर का मामला है, जहां विवाहिता ने फांसी लगा ली। सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोप के आधार पर पुलिस की टीम जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि 3 वर्ष पहले मृतका की शादी हुई थी। मेरी महिमा बहन को एकदम गला टीप के मारते, 2-3 बार मारे, फिर घर पे भेजते थे, फिर उनको रहने भी नहीं देते थे। आज उसको जान से खत्म कर दिए ये लोग। तड़प के फोन कर रहे। शादी कहाँ हुआ था, कब हुआ था? शादी 2 साल हो रहा है। गांव पिलखिचा, बदलापुर, जौनपुर जिले में पिलखिचा है सर। 22 में हुआ था उसका शादी। वहाँ जो है कि गांव से की है का मारने को ये था कि उसको सही खाना पीना नहीं देता था और हम कहता था अपने बाप से पहले सोनी का सामान मांगता था, सोनी की सिगड़ी। जो जेठानी उठानी है यही बार ताना महीना करते कि तब तो कुछ लेके ये नहीं आई, दिखाना नहीं, सब यही सब उल्टा सीधा बोलते रहा। दोनों बहन तो कहते थे कुछ लाई नहीं है दहेज में, भिखारी घर की है, किसी अमीर घर पाके फंसा ली। मेरी लड़कियों को एकदम ये करती है, वो करती है, मुझे ये सोने सिकड़ी चाहिए। अपने बाप माँ से कैसे मांग के ला। 2-3 बार मेरी बहन फोन करके बोली भी थी, नहीं मिला तो लोग उसको मार डाले। सबसे ज्यादा भैया भाई बड़ा वाला और छोटा बच्चे एक लड़की क्या थी उनका ज्यादा उम्र नहीं था, बस ये 17-18 भैया 12 पास किया है। 12 पढ़ाए थे हम, मालिक साहब 12 पढ़ाए थे। जी क्या मामला था, आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? जी आज वो गला टिप मार दिए हैं सर और कह रहे हैं फांसी लगा के लटक गई। और गला टिपा है, सीधे ही देख लीजिए, पीछे रस्सी उस्सी नहीं लगा है, सिर्फ उसका गला इतना। हाँ 12 भाई सर जो है वो एक भी दिन वो सही रोटी नहीं खाई है। पूरा पास पड़ोस में हल्ला झगड़ा, पूछ लीजिए, पता कर लीजिए। शादी कब हुआ था, बच्चे कितने हैं? एक लड़की है सर। उन्होंने मार चुका है ना जी। उसके एक मारने का कारण यही था सर कि जो है कि खाना पीना कुछ नहीं देते थे, हर दिन तड़पाते थे, हम नहीं दे पाए थे सर, करके मारते थे, कहते थे मुझे दहेज चाहिए। हाँ बाद में ये लोग जो है दहेज की बहुत ज्यादा मांग करने लगे लोग। अभी 2 दिन पहले मारा था, फिर वो ये लोग सर जो है क्या कहें, पूरा पास पड़ोस से पूछ लीजिए, जो डेली लफड़ा था, क्या कहें। तीनों भाई थे और कोई दादा था पर। वाराणसी में चेन स्नैचिंग करने वाले 2 शातिर लुटेरे पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए।
थाना लालपुर, पांडेपुर और थाना कैंट की संयुक्त पुलिस टीम ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। देर रात लालपुर रिंग रोड के पास चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया गया। रोकने पर दोनों भागने लगे और पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे को मौके से गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाश चेन स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल थे और थाना लालपुर पांडेपुर क्षेत्र में ही हाल ही में हुई लूट की वारदात में भी वांछित थे। थाना लालपुर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बदमाश लोग हैं जो हम लोगों ने चेकिंग के आदेश दिए थे। उसी के दौरान ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे रिंग रोड पे। जब इनको रोकने का प्रयास किया गया, काफ़ी थानों को हम लोगों ने लगाया। इसमें कैंट और लालपुर पांडेपुर जो थाना प्रभारी वो लोग। इसी दौरान जब इनको रोकने की कोशिश करी गई तो बाइक से इसमें एक व्यक्ति था, उसने पुलिस की पार्टी पे फायर किया और उसी हम लोगों ने उसको जो रिटेलिएट किया और उसको जवाबी फायर किया। उसके पैर में गोली लगी। उसका एक साथी है जो उसको हम लोगों ने मौके से पकड़ लिया। जिसके पैर में गोली लगी, अभी उसका नाम अजीत है और उसको हम लोगों ने अस्पताल भेज दिया। दूसरा जो अभियुक्त है उसका नाम काजू करके है और जब इन लोगों से हम लोगों ने इनिशियल पूछताछ करी, उन्होंने बताया है कि ये लोग आसपास के क्षेत्रों में लूट की, चेन स्नैचिंग की घटना को करते थे और इसमें अभी हम लोगों ने फील्ड यूनिट को बुला लिया। बाकी जो विधिक कार्रवाई उसको कराया जा रहा है। काशी से अमरनाथ यात्रा की सद्भावना रैली शुरू हुई। पहला जत्था रवाना हुआ। अमरनाथ के दर्शन के लिए यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इसी क्रम में बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी से लेकर कश्मीर तक के लिए सद्भावना यात्रा के तहत शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति के सेवादारों का पहला जत्था बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुआ। पहले जत्थे में सेवादारों ने श्रद्धालुओं को कश्मीर के हालात से नहीं डरने और बाबा के दर्शन पूजन की अपील करते हुए सद्भावना यात्रा निकाली। वाराणसी कैंट स्टेशन से दर्शनार्थियों का पहला जत्था हावड़ा अमृतसर मेल से रवाना हुआ। सैकड़ों की संख्या में यहां से भक्त इस ट्रेन से अमृतसर पहुंचेंगे, फिर वहां से जम्मू होते हुए पहलगांव तक जाएंगे। इसके आगे का सफर पैदल ही तय किया जाता है। प्रतिवर्ष काशी से कश्मीर में हजारों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। इस वर्ष भी काशी से हजारों भक्तों ने बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शनों को जाने का अनुमान है। विगत 25 वर्षों से बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति की ओर से लगभग 300 लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था अमरनाथ यात्रा के दौरान की जाती है। यहां काशी से इस संस्था की ओर से 300 लोगों को अमरनाथ बाबा के दर्शनों में सहयोग दिया जाता है। आज रवाना हुए इस जत्थे में कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने खर्च पर बाबा के दर्शन नहीं कर सकते। संस्था ऐसे लोगों की मदद कर बाबा के दर्शन का सौभाग्य दिलाती है। अभी कई और जत्थे बाबा के दर्शन को वाराणसी से रवाना होंगे। बहुत ही प्रसन्नता है बड़े भाई दिलीप सिंह बंटी जी के नेतृत्व में 25वां वर्ष है ये जो है ये जत्था काशी का एक अनोखा जत्था वहाँ अमरनाथ में लगता है जो है। और खासतौर पे बनारसी पान से लेकर के तमाम प्रकार के व्यंजन सेवा भाव से जो है जाकर के वहाँ पे लोग करते हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि बाबा विश्वनाथ की नगरी से जो है बाबा बर्फानी अमरनाथ जी के पावन धरा पे जो है काशी का भी वहाँ पे एक कैंप लगता है और जिसका प्रतिनिधित्व जो है ये समिति करती है, बड़े भाई दिलीप सिंह बंटी जी के द्वारा होता है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि 25 वर्षों से अनवरत ये कार्य चल रहा है। ये काफी सराहनीय है, अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। मैं पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ। भैया बात की जाए तो जम्मू कश्मीर घटना हुई है, तो घटना को देखते हुए क्या वहाँ प्रशासन कितना बढ़ाना चाहिए? निश्चित तौर पर देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है देश के हर क्षेत्र में जो है जो सुरक्षा की गारंटी उनके द्वारा दी गई है जो है हमको विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में ये यात्रा सकुशल संपन्न होगी जो है। और जो गलत मंसूबे के साथ लोग यहाँ प्रवेश करना चाहते हैं उनको करारा जवाब केंद्र की सरकार देगी। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान इस बार हमारा 25वां विशाल भंडारा है। हम सभी जितने सेवादार हैं सब एक रंग में रंगे हुए हैं और हम सभी आज दिनांक 28 तारीख को बेगमपुरा एक्सप्रेस से चंदनबाड़ी की तरफ रवाना हो रहे हैं। इसके पहले एक हमारा जत्था 15 आदमियों का निकल चुका है जो वहाँ टेंटिंग और कैंपिंग का काम कर रहा है। उसके बाद 5-7 आदमी निकले हैं अमृतसर की ओर जो ट्रकों में सामान लोड करके खाने पीने का शॉल, मोजा, जूता, कंबल इत्यादि सारे सामान, बरसाती वगैरह लेके वो ट्रकों में सामान लेके अमृतसर से
29 कल की डेट में वापस वो चंद्रपाड़ी की तरफ निकलेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये 25वां विशाल भंडारा है और इस समय हमारे सारे के सारे सेवादार जोशो खरोश में हैं और हम सब खुशी खुशी बाबा का आशीर्वाद लेके अमरनाथ जी की यात्रा को निकले और वहाँ भंडारा। इस जत्थे में कितने लोग शामिल हैं? इस जत्थे में जैसे अभी तो 75 आदमी हमारे टोटल यहाँ से भी जा रहे हैं, जिसमें हलवाई ग्रुप है और पान का ग्रुप है, टेंटिंग का ग्रुप पहुंच चुका है, इलेक्ट्रिशियन का ग्रुप पहुंच चुका है, सेवादार बांटने वाले हैं, ठंडई का ग्रुप है, इत्यादि सभी लोग, मलइयो बनाने वाले 2 लड़के हैं, ये सारे के सारे लोग मिला के 75 लोग हैं। क्या क्या वहाँ पर आप लोग सेवा देते हैं? सेवा में जैसे जानते हैं कि सुबह चाय पानी से लेकर रात्रि भोजन तक की व्यवस्था, शाम को चाट वाट की भी व्यवस्था हम लोग करते हैं और ठंडई पान ये इत्यादि वर्षों से चला आ ही रहा है। चाइनीज़ फूड हम लोग भी अवेलेबल कराते हैं, दूध दही ये सारी चीज़ें। मलइयो इस बार विशेष तौर पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगली बार असफल हो गए हम लोग, लेकिन इस बार उसके हिसाब से मिल्क लेके जा रहे हैं जो हम लोग वहाँ प्रोवाइड करेंगे। ये पहली बार होगा जब मलइयो मिलेगा? नहीं, ये दूसरी बार है मलइयो हम वहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्ची का शव तालाब में मिलने के मामले में पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगा महिलाओं ने ज्ञापन दिया। जिला मुख्यालय पर भारी संख्या में पहुंची महिलाओं ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर अपनी आपबीती सुनाई और न्याय की मांग की। बता दें कि भगवतीपुर गांव स्थित तालाब में 3 साल की बच्ची का शव मिलने के मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। ग्रामीण महिलाओं का आरोप है कि पुलिस इस जांच के दौरान जो भी मिलता है उससे पूछताछ के बहाने उठा ले रही है। वे ये भी कह रहे हैं कि पकड़े गए लोगों के साथ मारपीट भी की जाती है। उन्होंने ज्ञापन देकर मांग रखी कि न्याय मिले। अब देखना ये होगा कि इनकी सुनवाई कब तक होती है और पुलिस न्याय और गुहार के बीच मामले का सच कैसे सामने ला पाती है। कहाँ से आए? भगवतीपुर से आया हूँ। मेरा थाना कब सिटी है, सेवापुरी वर्ष। एक 3 वर्ष की लड़की थी सर और वो तालाब में डूब गई थी, उसका मतलब शव मिला उसमें और उसी के सिलसिले में सब पुलिस वाले आते हैं, जब मन करेगा तब ले जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, 2 दिन 3 दिन रखेंगे और रखेंगे। बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, घर में किसी को रहने नहीं दे रहे हैं। पुलिस किस आधार पे ले जा रही है आपको? बस कहती है कि चलो पूछताछ करेंगे, 5 मिनट में आपको छोड़ देंगे। बस जा रहे हैं तो 3 दिन 4 दिन के बाद फिर अगर कोई घर से गार्जियन भी जाता है तो उसको गाली गलौज के साथ करके उसको तुरंत भगा दे रहे हैं थाने से। क्या मामला था आज आप लोग? भैया हुआ गढ़ी में लड़की डूब गई बा, जेके पावत में ओके उठा के ले जाते हैं। कौन ले जा रहा है? वह पुलिस वाले ले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि चलो खोजने हमारे संग, आप सादे रस में आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो खोजने, ले जा बंद कर रहे हैं। कहते हैं पूछताछ और वहाँ ले जाके खूना। कितने लोगों को ले जाते? अरे कुल 20 लोग के ले गए। कितना लोग के सुताए घर पर, ये लोग ले के नहीं आए हैं। गाड़ी मोटर हम लोग के नहीं मिला। मारपीट रहे हैं? इतना छापा डाल दिए हैं कि हम लोग कैसे निकल कर आ गए। मारपीट भी रहे हैं? मारपीट भी रहे हैं, नहीं पावत है। कितना लोग के मतलब निकल नहीं पा रहे हैं। हम लोग गांव में चोरी चोरी भाग के हम लोग आए हैं कि चलो कहीं। किससे मिली हैं आप लोग? कमिश्नर। डीएवीपीजी कॉलेज की छवि खराब करने के प्रयासों के खिलाफ कॉलेज प्रबंधन ने पीएमओ कार्यालय पर ज्ञापन दिया। शहर की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था डीएवीपीजी कॉलेज की छवि को कथित रूप से धूमिल करने की कोशिशों के खिलाफ कॉलेज प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को कॉलेज के प्रबंधक अजीत कुमार सिंह और कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर मिश्री लाल के नेतृत्व में प्राध्यापकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय में एक पत्रक सौंपा। ये पत्रक शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी को सौंपा गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की मांग की गई। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति और कुलसचिव को भी पत्रक दिया। इसमें तथाकथित छात्र नेताओं की आपराधिक पृष्ठभूमि, उनकी कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच की मांग की गई, जिससे इस पूरे षड्यंत्र के पीछे छिपे असली साजिशकर्ताओं को बेनकाब किया जा सके। प्रबंधक अजीत कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ भूमाफिया और अपराधी कॉलेज की बेशकीमती जमीन
और चल रही नियुक्तियों को लेकर कॉलेज की छवि खराब करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिता की हत्या इन्हीं तत्वों द्वारा की गई थी और अब वही ताकतें दोबारा सक्रिय हो गई हैं। इस प्रतिनिधि मंडल में कॉलेज के प्रमुख अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी और विभिन्न संगठनों से जुड़े सदस्य शामिल रहे। सभी ने मिलकर कॉलेज की गरिमा और निष्पक्षता की रक्षा के लिए एकजुटता दिखाई। अवांछनीय तत्व जो है, जो पूरे विद्यालय का, सोसाइटी का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनकी सीधी मंशा दो ही है। आज नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। वहाँ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना और नियुक्ति में जो है धांधली करके अपने लोगों की नियुक्ति कराना। ये प्रशासन जब चाहे तब पता कर सकता है। जब नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होती है, एक रैकेट बहुत बड़ा है। अभी ये दो तीन बच्चे जो सामने आ रहे हैं, बच्चे मासूम हैं, कुछ नहीं पता है ये क्या कर रहे हैं। अगर इनका कॉल डिटेल निकाला जाए तो पूरा रैकेट सामने आ जाएगा, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। और पूरा समाज भी जान रहा है कि किस तरह के लोग पहले भी हरकत कर रहे थे, आज भी किसी बहाने कॉलेज को और पूरे तंत्र को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि जो है आपके रिश्तेदार को भी ज्यादा बढ़ती, कितने रिश्तेदार आपके वहाँ पे हैं? एक भी नहीं। आरोप क्यों लग रहा है? इन लोगों को ये नहीं पता है ना, दो बच्चे जो कर रहे हैं या और भी जो हरकत कर रहे हैं, इवन क्लास 4 से लेके और टीचिंग फैकल्टी तक, एक भी मेरा दूर दूर तक का रिश्तेदार है, कोई भी पता कर सकता है। मैं 2004 से मैनेजमेंट कमेटी से जुड़ा हूँ। इसके पूर्व मेरे स्वर्गीय पिताजी की इसी परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी, स्वर्गीय पीएन सिंह यादव की। और मैं चैलेंज करता हूँ, एक भी आदमी को कोई बता दे कि मेरा एक भी रिश्तेदार कॉलेज में है। अच्छा, ये आपके नहीं है तो तब किसके पे ये जो रिश्तेदार है, रिश्तेदार पूर्व प्राचार्य पे भी उनका मामला आ रहा है? इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग क्या मांग लेकर आए हैं यहाँ पे सीएमओ से? ये जो लोग जिस तरह की हरकत कर रहे हैं कॉलेज को पूरे, अब आज देखिए पूरी हमारी टीचिंग फैकल्टी कॉलेज के लोग आए हुए हैं। कॉलेज का काम न करके आज हम लोग अपना ज्ञापन देने आए हैं। इससे कॉलेज का काम जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और जो लोग भी इस तंत्र के पीछे लगे हैं, जो बैड एलिमेंट है, जो एक बहुत बड़ा एक साजिश चल रहा है पीछे, पर्दे के पीछे काफी लोग हैं जिनको हम लोग अच्छी तरह से पहचान चुके हैं कौन कौन लोग हैं। और चाहते हैं प्रशासन उनको जो है उनका उजागर करे। ये दो तीन बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका सिंपल कॉल डिटेल निकाले, इनकी आपराधिक, इनका पूर्व का, इनके साथ के लोगों का क्या क्या गतिविधियां निकाले, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सीर गोवर्धनपुर में लोग गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। संबंधित विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लंका थाना अंतर्गत सीर गोवर्धनपुर के वार्ड नंबर 23 में करीब 150 परिवार आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। नालियों का गंदा पानी गलियों में भरा है और इसी पानी से होकर लोगों को रोज आना जाना पड़ता है। यही नहीं, स्कूली बच्चे भी इस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। स्थानीय निवासी अजय फौजी बताते हैं कि कई बार नगर निगम और पार्षद से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं। नगर निगम कहता है पार्षद लिखित में दे और पार्षद कहते हैं बजट नहीं है, जबकि सरकार के अनुसार इस वार्ड के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। देखिए, सीर गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 है। यहाँ पे सीवर का पानी आप देख रहे हैं, हम लोग चल के इसी में से आते जाते हैं और 150-200 घर परिवार के लोग जाते हैं इसी से। अब बगल में ही स्कूल है क्लास 12 तक का, उसमें से सारे स्कूल के बच्चे आते जाते हैं इसी में से। थोड़ा सा आप लोग समय पे नहीं आ पाए, नहीं तो स्कूल के सारे बच्चे इसी में से पैदल जूते में से कैसे कैसे हम लोग जाते हैं। शिकायत आपने कहीं पर की है? ऐसा है कि ये शिकायत हमने पार्षद को भी कहा, विभाग नगर निगम को भी कहा। विभाग कहता है कि पार्षद लिखित दे, पार्षद कहते हैं कि पैसा नहीं है, विभाग कहता है पैसा है, ठीक। और जो कि सरकार कहती है कि हर नए वार्ड जो बने हुए हैं उसमें ये वार्ड में 10 से 12 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। और 2 साल से ज्यादा हो गया चुनाव बीते पार्षद का, और ये गली का हाल आप देख लीजिए क्या है। पैसा क्यों नहीं है, कहां जा रहा है पैसा? या तो पार्षद इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या तो सरकार इंटरेस्ट नहीं ले रही है, या तो नगर निगम के लोग नहीं ले रहे हैं। और इस गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर साल आते हैं रविदास जयंती पे, ये उनके लिए ड्रीम गांव होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे कहते हैं पैसा नहीं है तो ये नहीं है वो नहीं है, दुनिया भर की बातें, हम लोग त्रस्त है, मर रहे हैं इसी में से आके जाके। इस समस्या का समाधान निकलेगा कैसे? इस समस्या का समाधान आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी आवाज, इस गांव की आवाज बन के नगर निगम तक, पार्षद के कान तक, पार्षद प्रतिनिधि के कान तक आप पहुंचा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने विभाग के जेई से भी बात किया तो वो कहते हैं कि पार्षद, आज के समय में ये हो गया है कि चुनाव के समय पार्षद आते कहते हैं वोट दे दीजिए, वोट ले जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो अधिकारियों से नोट लेते हैं और जब काम के लिए हम लोग जनता जाती है तो वो हमें कफन टाइप बीमारी से जूझने के लिए इसमें से भेजने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब हम दोबारा अधिकारी से बोलेंगे, पार्षद जी के कान तक जाएगी ये बात। बरसात जो है शुरू भी होने वाली है, अभी बरसात हो ही नहीं है, ये 12 महीना वाला हाल है। इसमें से स्कूल, उज्जवल स्कूल है इसी गली में, पढ़े लिखे लोग हैं इसी गली में, अच्छे पढ़े अधिकारी लोग हैं, रहते हैं। आप बता रहे कि पैसा भी पास हो गया, तो पार्षद जी की क्या मजबूरी कि वो काम नहीं? पार्षद जी कहते हैं कि पैसा नहीं मिल रहा है, नगर निगम के अधिकारी लोग कहते हैं कि पार्षद जी से लिखवा के लाइए, उनके कलम से होगा। और जो कि पेपर में निकल चुका है, अधिकारियों ने कहा है कि यहाँ 10 से 12 करोड़ जब शुरुआत हो गया था तभी की हर गांव में स्वीकृत किया गया, कम से कम सीवर, नाला, सड़क मरम्मत। अगर इसमें ये कितने का काम है, 1,50,000 2 लाख रुपए का काम है, 10, 20, 2,000, 4,000 का होता तो हम गांव के लोग अपने से बना लेते, लेकिन नहीं। तो मेरा हाथ जोड़ के पार्षद जी से भी निवेदन है, पार्षद प्रतिनिधि से भी निवेदन है, और यहाँ के मेयर से भी निवेदन है, यहाँ के विधायक से भी निवेदन है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि जनता को आने जाने के लिए रास्ता बना दे। बरसात शुरू होने, बरसात में इतना घुटने तक पानी होता है, इसमें घुटने तक पानी होता है। अभी मैं आपको आगे ले चलूंगा, आप चल के देख लीजिए कि क्या आगे इसके बाद रास्ता भी नहीं बनाए हैं। ये तो गंगा निर्मलीकरण के उद्देश्य से नमामि गंगे ने भगवान जगन्नाथ की आरती पूजन किया। काशी के लखा मेले में शुमार 3 दिवसीय रथ यात्रा मेला अपने पूरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रंग में रंगा हुआ है। शनिवार को मेले के दूसरे दिन नमामि गंगे गंगा विचार मंच महानगर की ओर से विशेष पूजन अर्चन और भव्य आरती का आयोजन किया गया। गंगा निर्मलीकरण की कामना के साथ भगवान जगन्नाथ की कपूर से विधिवत आरती उतारी गई। इससे पहले भगवान को नान खटाई और पंचमेवे का भोग अर्पित किया गया और तुलसी की माला चढ़ाई गई। इस आयोजन में संस्था की महिला सदस्यों की विशेष भागीदारी रही। भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए आमजन को भी पूजन स्थल पर साफ सफाई बनाए रखने का संदेश दिया गया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रथ यात्रा मेले के दूसरे दिन प्रभु का रथ खींचा गया। प्रभु जगन्नाथ का दर्शन कर भक्त हुए निहाल। कैंट रेलवे स्टेशन पर प्रेमिका से शादी के लिए फर्जी टीटी बना बीटेक युवक हुआ गिरफ्तार। सलारपुर में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिवार ने हत्या का लगाया आरोप। और वाराणसी में चेन स्नैचिंग करने वाले 2 शातिर लुटेरे पुलिस मुठभेड़ में हुए गिरफ्तार। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।